नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हर प्रश्न के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगी जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो क्लास अभी जब हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्लास इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो मॉक टेस्ट को जरूर देखिएगा थोड़ा समय देके। और मैं तो आपसे कहूंगी, एग्जाम में अपीयर होने के पहले जितने भी मॉक टेस्ट इधर आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे उन मॉक टेस्ट को जरूर परीक्षा में जाने के पहले देख के जाइएगा। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बैच 2025 के लिए। यहाँ पर मैं आपसे फाउंडेशन कोर्स कह रही हूँ, लेकिन एंटायर सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में सीसैट पेपर भी कवर होगा और मेंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो हिंदी और आपका ऐसे पेपर भी कवर कराया जाएगा। क्लास यहाँ पर किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है, उनकी फ्रेमिंग करनी है, ये भी बताया जाएगा। तो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तब भी आप बात कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए, अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से देखिएगा क्लास, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो सीधे प्रश्न है कि हमने कितने तरीके के जस्टिस की बात की है, लिबर्टी की बात की है, इक्वालिटी की बात की है और फ्रैटर्निटी की बात की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में, तो जस्टिस की बात अगर हम करें, ठीक है, हम न्याय की बात करें तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं प्रियम्बल में, हम इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। तो 3 तरीके के जस्टिस की बात की गई है। तो यहाँ पर 3 होगा सबसे पहले। तो आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको खाली एक ऑप्शन में 3 दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया है हमारा जो ए है वो सही आंसर है। तो अब हम दूसरे को भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, फिर इस आंसर को टिक लगाते हैं। तो दूसरा आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है। तो कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो 5 तरीके की लिबर्टी की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर 5 तरीके की लिबर्टी की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप परीक्षा में भी इसी तरीके से सॉल्व करते होंगे। जैसे ही आपको एक ऑप्शन समझ में आता होगा, आप तुरंत ए बी सी डी में से देखते होंगे कि कहां पर वो ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप टिक लगा देते हैं, नहीं तो दूसरे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास अभी हम जब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएगी। ये प्रियम्बल है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। तो प्रियम्बल में अगर आप यहां पर देखेंगे तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम समता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की भी बात अभी हम करेंगे। प्रश्न में आपसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की ही बात कही गई थी ना। तो कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? ध्यान दीजिएगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यहाँ पर देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, 3 प्रकार की। जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, ठीक है, विश्वास की, धर्म की और उपासना की बात कही गई है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, द याद रखिएगा, द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, सबके दोस्त होते होंगे, बेस्ट फ्रेंड होते होंगे ना, तो आपको बस अपने द बेस्ट फ्रेंड का वर्शिप करना है।
तो ये हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी की बात की गई है। जब हम टीएच की बात करेंगे तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम थॉट की बात कर रहे हैं। जब हम ई की बात करेंगे तो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम बी की बात कर रहे हैं तो हम बिलीफ की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, विश्वास की। जब हम फेथ की बात कर रहे हैं, एफ की बात जब कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर धर्म की बात कर, और वर्शिप मतलब तो आपको पता है कि हम उपासना की बात कर रहे हैं। तो 5 तरीके की लिबर्टी की बात हमारे प्रियम्बल में की गई है। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। याद रखिएगा, कितने तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है, 2 तरीके के, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। यहां पर देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए कहा गया है। क्लियर है। फिर उसके बाद जब हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात और नेशन की इंटीग्रिटी की भी बात कही गई है। ये भी आपको याद रखना है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, जस्टिस है, लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, फिर फ्रेटर्निटी है। 3 तरीके के जस्टिस की बात, ठीक है, लिबर्टी, 5 तरीके की लिबर्टी की बात, 2 तरीके की इक्वालिटी की बात, और यहां पर हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे तो यहां पर इंडिविजुअल की डिग्निटी के साथ साथ हमने नेशन की भी यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात कही है। इतनी चीज क्लियर है ना। यहां पर देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए कहा गया है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक प्रश्न आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। एक और प्रश्न बनता है कि यहां पर अगर आप शब्द देखेंगे सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी देखिए यहां पर आपको दिया गया है, इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द जो हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसकी बात की गई है, समाजवादी की बात की गई है और पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। तो ये दोनों शब्द किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये भी चीज क्लियर है आपको। यहां पर एक चीज और, यहां पर देखिए, दिन संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी दी गई है, 26 नवंबर 1949। अभी आपने देखा 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। चलिए अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको बताते हुए चलती हूं। यहां पर 1-2 चीजें जो आपको और याद रखनी है, कुछ केसेस जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड हैं, परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। यहां पर हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न बन जाए, या फिर हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दे। जैसे आपको याद रखना है, बेरुबारी यूनियन केस जो है वो कब हुआ था, 1960 में। केशवानंद भारती केस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1973 में, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995 में। तो प्लीज क्लास ये केसेस याद रखिएगा। अब देखा जा रहा है परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया जा रहा है, ठीक है। अभी हम जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला डिस्कस करेंगे, वहां पर आपसे हर साल पूछा जाता था, बलवंत राय मेहता कमेटी से, अशोक मेहता कमेटी से प्रश्न मैच करने को देता था। एक बार उन्होंने क्या कर दिया, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दिया था, और ऑप्शंस भी जो बनाए थे ABCD वो बहुत क्लोज बनाए थे ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। ये भी चीज याद रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है बेरुबारी केस, ठीक है, फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस, और लास्ट में LIC ऑफ इंडिया केस 1995, 1973 और 1960। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। किसमें कहा गया था, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेरुबारी केस में बोला गया था 1960 में, ठीक है। फिर इसके बाद केशवानंद भारती केस में हमने क्या कहा, जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, संविधान का हिस्सा है, मतलब हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है।
कोई भी संशोधन हो रहा है तो इस तरीके से होना चाहिए जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, याद रखिएगा। और LIC ऑफ इंडिया 1995 में भी इन्होंने क्या कहा कि प्रेम्बल जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा है एंड बट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बिफोर द कोर्ट, ये याद रखिएगा, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हम लोग लीगली, ये चीज क्लियर है ना। तो यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following word is not mentioned in the preamble of the Constitution? तो अभी हमने देखा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक की बात की गई है, रिपब्लिक की बात की गई है, सेकुलर की बात की गई है, लेकिन संघीय की बात नहीं की गई है, फेडरल की बात नहीं की गई है। तो हमारे प्रेम्बल में कौन सा शब्द नहीं है? संघीय, ठीक है, फेडरल। चलिए, अच्छा क्लास, यहां पर आप एक चीज और याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले, ठीक है, याद रखिएगा कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले संप्रभुता की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, समाजवादी की बात की गई है, लोकतांत्रिक की बात की गई है और गणराज्य की बात की गई है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने सोवरेन की बात की है, ठीक है, उसके बाद हमने सोशलिस्ट की बात की है, ये याद रखिएगा, सोशलिस्ट की बात की है, फिर हमने सेकुलर की बात की है और फिर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये भी ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखिएगा। तो सोवरेन मतलब संप्रभुता की हमने बात की है, सोशलिस्ट मतलब हमने समाजवादी की बात की है, सेकुलर मतलब हमने पंथ निरपेक्षता की बात की है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक की बात की है और रिपब्लिक मतलब गणराज्य की बात की है। ये सीक्वेंस है, एसओ वाले पहले हैं और बाद में आपके ऐसे ही है, फिर डी है, फिर आर है, ये भी याद रखिएगा। सीक्वेंस देके कंफ्यूज किया जा सकता है, हो सकता है पहले सोशलिस्ट दे दे, फिर आपको सेकुलर दे दे, फिर आपको सोवरेन दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे परीक्षा में, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रहेगा ना क्लास, जो भी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रही हूं, यहां पर अगर आपको देखना है तो आप एक बार देख सकते हैं। सोवरेन की बात की है, एसओ पहले आएंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? प्रभुत्व संपन्न की बात कर रहे हैं, समाजवादी की बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, फिर लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं और गणराज्य की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, प्रेम्बल के थ्रू हमने पावर किसके हाथ में दी है? अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि प्रेम्बल में पावर किसको दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। किसको पावर है, किसके हाथ में अथॉरिटी है? तो हम भारत के लोग के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेम्बल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज समझ में आ गई ना? तो ये भी परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, यहां पर डी आपका सही उत्तर था। अब देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए आर्टिकल 3 में क्या पॉसिबल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, नए राज्य के गठन की बात की गई है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन की बात की गई है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन की बात की गई है, नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। तो क्लास, अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ढंग से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 2 में दो शब्द लिखे हैं, एक एडमिशन, ठीक है, और एक एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश लिखा हुआ है। तो जब किसी नए स्टेट का एडमिशन कराना है यूनियन में या उसको स्टैब्लिश करना है तो आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है, और आर्टिकल 3 में हम नए स्टेट को फॉर्म करते हैं बाय चेंजिंग द बाउंड्रीज। दो स्टेट्स हैं, उनको मर्ज करके हम नए स्टेट को बना सकते हैं, एक स्टेट को हम तोड़ के नए स्टेट को बना सकते हैं, ठीक है, हम बाउंड्री में चेंज करके नए स्टेट को बना रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करके हम नए स्टेट को बना रहे हैं,
राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके हम नए स्टेट को बना रहे हैं, किसी राज्य के नाम में हमको परिवर्तन करना है तब हम आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। यहां पर नए स्टेट का प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। ये दो शब्द याद रखिएगा अपने दिमाग में, एडमिशन की बात की गई है और एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है आर्टिकल 2 में। इतनी चीज क्लियर है, तो आपके परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। ठीक है, अगर नए स्टेट को हमें बनाना है तो उस बिल को किस तरीके से पास करवाना होगा। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट। बताइए, फिर उसके बाद दिया गया है अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, a 2/3 majority in parliament and rectification by not less than 2/3 of the state या none of the above। तो ये प्रश्न मैंने रिसेंटली डिस्कस भी किया था और आपको यहाँ पर याद रखना है, जब भी हम नए स्टेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल मेजोरिटी से अगर वो पार्लियामेंट में पास हो गया तो नए स्टेट आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 3 का यूज हम कर रहे हैं, तो ये आपके आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएगा। आर्टिकल 368 में हम क्या बात करते हैं, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की बात करते हैं, और स्टेट को जब हमको फॉर्म करना है तो वो संविधान संशोधन के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पर आर्टिकल 368 का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बस हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर हो गया, देखिए, भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। ठीक है, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, ये याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद के 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी, जो चीज मैंने आपको बताया। यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि हमें नए स्टेट को फॉर्म करना है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल 368 का, हम अपने संविधान को संशोधित करेंगे। तो आपको याद रखना है, नहीं, हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है यहां पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, अगले प्रश्न को डिस्कस करने से पहले हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेती हूं जो कि स्टेट से रिलेटेड है। यहां पर भी आपकी कमिटीज के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको और भी चीजों में बताया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बताया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में बताया है, यहां पर भी कमिटी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कमिटी का जो नाम है वो आपको याद रखना है, एसके धर कमिटी। ठीक है, एसके धर कमेटी के बाद कौन सी कमेटी आई थी, जीवीपी कमेटी आई थी, और उसके बाद हम देखेंगे तो आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ठीक है, और यहीं पर एक और कमेटी थी, ये 1953 में, और यहीं पर एक 1953 में एक कमेटी थी जिसमें कि आपके 3 मेंबर्स थे। इनका नाम आपको याद रखना है, फैजल अली, केएम पनिक्कर और एचएन कुंजरू। याद रखिएगा क्लास, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम एसके धर कमेटी की बात करेंगे तो एसके धर कमेटी ने क्या कहा था, स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, प्रशासन के बेसिस पे इसके फॉर्मेशन की बात उन्होंने कही थी। लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर स्टेट के फॉर्मेशन की बात को इन्होंने क्या कहा था, नकार दिया था, इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था स्टेट का फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए, प्रशासन के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। ये याद रखिएगा। तो ये कमेटी आपकी 1948 के समय में आई थी, अगर परीक्षा में पूछेगा तो याद रखिएगा। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दे, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो एसके धर कमेटी थी, जिन्होंने प्रशासन के बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन की बात की थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं की थी, भाषाई आधार पर नहीं की थी। इसके बाद 1949 पे जेवीपी कमेटी आई थी,
ठीक है, जिसमें कि आपके जवाहरलाल नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया थे, ये याद रखिएगा। इन्होंने 1949 में जो अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने भी क्या कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी यही चीज बोला था, इन्होंने भी भाषाई आधार को मना कर दिया था। लेकिन एक जिनको कि हम बोलते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के लिए, पोट्टी श्रीराम मल्लू जी ने आमरण अनशन किया था, और आमरण अनशन करने के अनुसार फास्टिंग करने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार पर प्रेशर बनता है। अब इसी प्रेशर के कारण सरकार पहले लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन करती है 1953 में, और वो कौन सा स्टेट है, वो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, याद रहेगा ना। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले आपका फॉर्म होता है, ठीक है। इनका नाम आप याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है, पोट्टी श्रीराम मल्लू को, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और यहां पर आपकी एक कमिटी ये भी आती है 1953 के समय ही, जिसमें कि फैजल अली रहते हैं, ठीक है, KM पनिक्कर रहते हैं और HN कुंजरू होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपके और स्टेट फॉर्म होंगे, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषाई आधार पर। ये चीज क्लियर हो गई क्लास, तो ये आपको याद रखना है। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कमिटीज को अरेंज करने को दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं। अब कुछ जो स्टेट्स हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1953 में हमने डिस्कस कर लिया, जल्दी बोलिए जहां पर भी आप लोग बैठे हैं, किसका फॉर्मेशन हुआ है, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है, आपको कभी नहीं भूलेगा। 1960 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपके मराठी और गुजराती बोलने वालों को अलग कर दिया जाता है, और आपके महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन होता है। 3 साल बाद जब हम देखेंगे 1963 में, तो नागालैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर 3 साल बाद जब हम देखेंगे 1966 में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, बताइए, बताते चलिए आंसर, हरियाणा का फॉर्मेशन होता है, याद रहेगा ना। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे 1972 की, मतलब 6 साल बाद की हम बात करें, अभी तो हम यहाँ पर 3 साल की बात किया, फिर हमने 3 साल बाद की बात की कि सबसे पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात की, फिर उसके बाद हमने बात की किसका फॉर्मेशन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का 1960 में, ठीक है। 1963 में नागालैंड के फॉर्मेशन की बात की, 1966 में हरियाणा के फॉर्मेशन की बात की, और अब हम 6 साल बाद 1972 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके किनके फॉर्मेशन होता है, 1972 में मणिपुर का और त्रिपुरा का और मेघालय का। याद रखिएगा क्लास, जो भी पॉइंट बता रही हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए। अब 1972 वाला कैसे याद रहेगा, आंख बंद करो 2 मिनट और सोचो, जो मेघ है, जो बादल है, उसमें से क्या टपक रहा है, मनी टपक रहा है, पैसे टपक रहे हैं, बादल से पैसे टपक रहे हैं, ठीक है। तो बादल मेघ से टपकता मनी, ठीक है। तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1972 में हुआ है, अब नहीं भूलेगा, ठीक है। अब इसके बाद 1972 के बाद जब हम देखेंगे 3 साल बाद 1975 में, 1975 में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिक्किम का फॉर्मेशन हो रहा है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और सिक्किम को क्या फॉर्मेशन कब हुआ है, 1975 में हुआ है, याद रखिएगा। और 1975 के बाद 1987 की जब मैं बात करूंगी तो यहां पर भी आपके 3 राज्य के गठन की हम बात करते हैं, हम मैप की बात करते हैं, MAG की बात करते हैं। तो MAG में कौन कौन सा आ गया, यहां पर आपका आ गया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, याद रहेगा, ठीक है क्लास। फिर जब हम 2000 की बात करेंगे तो आपको पता है उत्तराखंड के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और फिर लास्ट में तेलंगाना, ठीक है। ये भी सीक्वेंस आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट आपका पहले फॉर्म हुआ है, कौन सा बाद में फॉर्म हुआ है, किस तरीके से याद रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 1972 वाले में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप याद रखेंगे क्या, मेघ से टपकता मनी, ठीक है। तो मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और
किसकी बात हम कर रहे हैं? मणिपुर की बात हम 1972 में कर रहे हैं। 1987 की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम मैप की बात कर रहे हैं। तो मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और आपका क्या हो गया, फिर इसके बाद यहां पर गोवा हो गया। ये याद रखिएगा आप। इतनी चीजें हो गई क्लास। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो देखिए, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन की बात कही गई है, फिर जलियांवाला बाग कांड की बात कही गई है, फिर महात्मा गांधी के दांडी मार्च की बात की गई है और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु की बात कही गई है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है साइमन कमीशन की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो ये आपका 1928-1927 का समय है, ठीक है। साइमन कमीशन के समय ही नेहरू रिपोर्ट भी भारत में 1928 में बनती है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू बनाते हैं। और मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में सौंप दी जाती है, लेकिन एक साल तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसके वजह से हमने डोमिनियन स्टेटस की जगह अब किसकी मांग हम करेंगे? हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो पूछा जाता है ना कि पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में की गई थी? तो लाहौर सेशन में की गई थी, ठीक है। 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रावी नदी के तट के किनारे झंडा फैलाकर कहा, आज से हमारी जो डिमांड है वो डोमिनियन स्टेटस नहीं है, आज से हम किसकी मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। याद रखिएगा ये तीनों, ठीक है। तो 1927, 28, 29 का समय। और साइमन कमीशन आया क्यों था? अगर आपको याद होगा 1919 में एक कमिटी बैठी थी, बताइए, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमिटी आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कि हम कहते हैं, था ना। उस रिफॉर्म में बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमिटी के अपॉइंट किया जाएगा रिव्यू करने के लिए चीजों को। तो वही कमिटी आपके 2 साल पहले ही अपॉइंट कर दी जाती है, साइमन कमिटी, ठीक है। और साइमन कमिटी का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध भारत में हर जगह होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं होता है, सब व्हाइट मैन रहते हैं, ये भी चीज क्लियर है। और साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही किसको लाठी लग गई थी? लाला लाजपत राय को लाहौर में लाठी लग गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग कांड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कब हुआ है? 1919 में हुआ है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब आया है? ये भी 1919 में ही आया है, जलियांवाला बाग कांड के पहले, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर महात्मा गांधी दांडी मार्च की अगर हम बात करेंगे तो ये 1930 के समय है, ठीक है। दांडी मार्च होता है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो ये 1930 का समय हो गया है। अब देखिए, आखिरी ऑप्शन आपको दिया गया है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बारे में। तो यहां पर अगर हम देखें कि हम मान के चलते हैं कि फोर्थ ऑप्शन नहीं पता है, तो क्या हम इन तीनों से अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको यहां पता है कि 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, मतलब 2, 1, 3 होना चाहिए। तो 2, 1, 3 यहां पर दिया गया है, 2, 1, 3 नहीं, यहाँ पे 3 पहले दे दिया गया है तो गलत है। 2, 1, 3 यहाँ 1 पहले दे दिया गया है, 2, 1, 3 नहीं। तो अगर हमको नहीं पता कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी, तब भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आप याद रखिएगा 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, और यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है ए, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना क्लास? याद रखिएगा। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी। अब फिरोज शाह मेहता से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की गई है, ठीक है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपके बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था वैसे, क्योंकि 5 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। बिहार के एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो वहां पे 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है, केटी तेलंग थे और तैयबजी थे, डब्ल्यूसी बनर्जी नहीं थे।
तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से ज्यादा अधिक विकल्प आपके सही हैं। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है ना क्लास? अब बरुद्दीन तैयब की अगर मैं बात करूंगी तो आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो भी बरुद्दीन तैयब ही थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब यहां पर एक दो और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देख लिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तलन और बरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1885 में ही। तो क्या याद रखेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में आपकी बनी है, उसी साल बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आपकी फॉर्म हुई है। बल्कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मेंबर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में मदद भी की थी। तो अब अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया गया और पूछा गया आईएनसी पहले फॉर्म हुई है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो आप क्या बताएंगे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तभी ये फाउंडिंग मेंबर्स में आपके प्रेजेंट भी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये चीज क्लियर है ना? और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपका फॉर्म किसके विरोध में हुआ था? तो लिटन को विरोध करने के लिए। और जो इल्बर्ट बिल आया था ना, विवाद, जो इल्बर्ट बिल विवाद चल रहा था उसके विरोध में। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था? इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, जिसमें कि बोला गया था जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, तो उनका ट्रायल ले सकते हैं इंडियन मेंबर्स। पहले बोला जाता था कि जो इंडियन जजेस हैं वो कितने भी हायर लेवल पर चले जाए लेकिन वो यूरोपियंस के केस को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या बोला गया? अगर जो इंडियन जज है वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है तो वो यूरोपियन के केस को सुन सकता है। ठीक है, और इसी कारण यूरोपियंस ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि उनको पता था अगर पावर एक इंडियन जज के पास आ गई तो डिसीजन किसके फेवर में रहेगा? इंडियंस के फेवर में रहेगा। क्योंकि उनको यह भी पता था कि वो कहीं ना कहीं इंडियंस का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं। ये चीज क्लियर है ना? तो यहां पर याद रखिएगा, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फॉर्म हुआ है और इसके जो मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स, फिरोज शाह मेहता, केटी तलन और बरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और इल्बर्ट बिल विवाद के और लिटन को विरोध करने के लिए इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। एक और चीज, बॉम्बे क्रॉनिकल जो थी, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो थी वो एक इंग्लिश साप्ताहिक समाचार था जो कि फिरोज शाह मेहता द्वारा स्टार्ट किया गया था। मैंने फिरोज शाह मेहता के बारे में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस में कई प्रश्न इनसे रिलेटेड बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे। अगला देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? इकोसिस्टम से रिलेटेड कौन सा पॉइंट आपका सही है? प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता है उत्पादकों से की संख्या में से अधिक होते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। तो देखिए क्लास, आप सभी को पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके अपना भोजन खुद बनाते हैं, तभी हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये चीज क्लियर है? वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहां पर जो पहली चीज दी गई है, प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स, ये तो आपका गलत हो गया। अगर आप फूड चेन देखेंगे, फूड चेन की बात करते हैं हम, तो फूड चेन में घास है, घास को हम क्या मान रहे हैं? प्रोड्यूसर मान रहे हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को खुद बना रही है घास। ठीक है, उस घास को कौन खाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स खाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, सॉरी, उपभोक्ता खाते हैं, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वो खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में यहां पर कौन सा आ जाता है? ग्रास होपर आ जाता है, टिड्डा आ जाता है, वो घास को खा रहा है। टिड्डे को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। ये क्या है? ये खाद्य श्रृंखला है ना, ठीक है, ये फूड चेन है। तो हम यहां देखते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके ज्यादा नंबर में है, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम नंबर में है, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम नंबर में है। घास ज्यादा होगी नंबर में, टिड्डे कम होंगे, टिड्डे से कम मेढक होगा, मेढक से कम सांप होंगे और सांप से कम ईगल होगी।
तभी तो ये फूड चेन आपकी बनी है। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर जो लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता नहीं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। जो प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं वो पूरी तरीके से आपके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मेनली ये घास, पत्ती, पेड़ पौधे यही सब खाते हैं। तो यहां पर आपका ये गलत हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर। अब बताओ प्राइमरी कंज्यूमर क्या प्रोड्यूसर से ज्यादा होते हैं? नहीं। अगर टिड्डा ज्यादा हो गया और घास कम हो गई तो टिड्डे का पेट कहां से भरेगा? तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो गया। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, हाँ ये सही है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकेंडरी कंज्यूमर आर लार्जेस्ट एंड मोर पावरफुल, नहीं। अभी हमने देखा सबसे पावरफुल इस फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में कौन था? वो ईगल थी, जो कि सांप को भी खा जा रही थी। तो वो आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर तो थी नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया ना क्लास? यहां पर हमने आपको बता दिया ना, जो उत्पादक है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, सी सही है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार हमको करना है। तो स्वपोषी की बात की गई है। इंग्लिश माध्यम के लिए मैं बता दूं, हम ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या है? जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन खुद बना रहे हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो ऑटोट्रॉप्स स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो सही बात है, हम ऑटोट्रॉप्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं ना, ठीक है, वो भोजन खुद बना रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। यहां पर बोला गया है जो आपके द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ की बात की गई है, ठीक है, द्वितीयक, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपके किस में आते हैं? एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ना, हेट्रोट्रॉप्स जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने भोजन के लिए, जैसे ह्यूमंस, हम ह्यूमंस क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे, हम पेड़ पौधे मांस इस पे डिपेंडेंट है। ये चीज क्लियर है ना? तो यहां पर ये भी आपके सही है, का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए, अच्छा यहां पर ये लाइन तो आपको क्लियर हो गई ना क्लास? एक मिनट, जब हम द्वितीयक उत्पादकता की बात कर रहे हैं, हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादक से है। मतलब यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि घास है, तो वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर है, ऑटोट्रॉप से भोजन खुद बना रहे हैं, उनको टिड्डा खा रहा है, ठीक है। तो टिड्डा जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि वो घास को खा रहा है। अब टिड्डे को मेढक खा रहा है, तो मेढक का खाना क्या हो गया? टिड्डा हो गया ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो टिड्डा है वो आपका द्वितीयक उत्पादकता की बात हम कर रहे हैं, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो क्लियर हो गई होगी। कोई भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है क्लास, ठीक है, किसी भी प्रश्न में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा ये जरूर बताइएगा प्लीज, मैं आप लोगों का सजेशन चाहूंगी कि हर प्रश्न के साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूं वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, या फिर हम खाली प्रश्नों को डिस्कस करें। देखिए, प्रश्नों को डिस्कस करेंगे खाली तो जरूरी नहीं है कि आपके परीक्षा में सेम प्रश्न पूछे, लेकिन हम जब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कहां से किस तरीके का प्रश्न बन सकता है ये समझ में आ जाएगा। तो अगर एक भी प्रश्न इस तरीके का बनेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताइएगा। ये जो मॉक टेस्ट है, यहाँ पर जो भी मैं परिश्रम कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी तो इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी पॉइंट में परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जल्दी जल्दी। ये आसान प्रश्न है तो जल्दी जल्दी देखेंगे। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, इकोसिस्टम की बात की जा रही है
और मैंने हर बार मैं आप लोगों को बताती हूं, अब तो बताते बताते भी थक गई हूं, जब भी हम एक पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो हम जैविक अजैविक घटक दोनों की बात करेंगे। अगर किसी तंत्र में खाली आपका जैविक घटक है तो वो इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा। अगर खाली अजैविक घटक है, ठीक है, तो भी वो इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा। जैविक और अजैविक घटक दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। ये पता हो गया ना। हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है और इनके बीच में इंटरेक्शन और इंटरचेंज भी होना जरूरी है, एक्सचेंज भी होना जरूरी है। अब इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। एक मुट्ठी नमक लिया मैंने, एक मुट्ठी चीनी ले ली, ठीक है, और इस एक मुट्ठी चीनी में खूब ढेर सारी चींटियां आके इस चीनी को खा रही हैं। मैंने आपसे पूछा क्या ये एक इकोसिस्टम है, तो आप कहेंगे यस मैम ये इकोसिस्टम है। मैं पूछूंगी क्यों इकोसिस्टम है, तो आप कहेंगे ये जो चींटियां हैं छोटी छोटी, ये आपके जैविक घटक हैं क्योंकि इनमें जीवन है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट है। और जो चीनियां हैं जिनको चींटियां खा रही हैं, वो आपका अजैविक घटक हो गया, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट हो गया और दोनों में इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो यहां पर एक इकोसिस्टम फॉर्म हो जाएगा। अब अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं, मैंने फिर एक मुट्ठी चीनी ली, इसमें टॉफी रख दिया, ठीक है, इसमें मिठाई रख दी, अब बताओ ये आपका क्या इकोसिस्टम है, तो आप कहेंगे नहीं मैम ये इकोसिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर खाली चीनी है, ठीक है, मिठाई है, टॉफी है, ये सब अजैविक घटक है, इसमें जैविक घटक की बात आपने की ही नहीं है, तो ये इकोसिस्टम नहीं बनाएगा। अब मैं आपसे कहूं आपकी जो पृथ्वी है क्या वो इकोसिस्टम है, तो आप कहेंगे हाँ इकोसिस्टम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही खाली जीवन है, ठीक है, और पृथ्वी पर आपके जैविक अजैविक घटक दोनों हैं। अगर हम जैविक घटक की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जीवन है सब जैविक घटक में आ गए। और एबायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे अजैविक घटक की, तो जैसे आपका हवा हो गई, नदी हो गई, पत्थर हो गया, ये सब अजैविक घटक हो गया। तो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारी पृथ्वी होगी और सबसे छोटी तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, बस जीवन का होना और अजैविक घटक का होना जरूरी है और इंट्रैक्शन होना। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए परीक्षा में पूछा गया था, अब यहाँ पर जल मंडल की बात की गई है तो हाइड्रोस्फीयर की बात की गई है, फिर स्थल मंडल लिथोस्फीयर की बात की गई है, जीवोम की बात की गई है, बायोम मतलब, ठीक है, और जैव मंडल की बात की गई है बायोस्फीयर। आपको पता है बायोस्फीयर मतलब क्या? जिस भी स्फीयर में जीवन है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें आपका बायोस्फीयर का जब हम बनाते हैं वेन डायग्राम तो ऐसे बनाते हैं ना, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये आपका एटमॉस्फियर है। और इन तीनों में जो ये कॉमन चीज है जहां पर जीवन है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम आपका बायोस्फीयर होगा। कहीं पर पृथ्वी दी रही तो उसको टिक लगा के आ जाना, तो क्वेश्चन में पृथ्वी भी दिया जा सकता है, आपको ये चीज याद रखिएगा। Which one of the following is not सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है, कौन सा उसका हिस्सा नहीं है, तो बताइए। माउंटेन, पर्वत स्थलीय पारितंत्र है ना, एकदम सही है, टिक लगा दो, ठीक है। फिर लोलैंड इकोसिस्टम स्थलीय पारितंत्र लिखा ही हुआ है, एकदम सही है। सेमी एरिड इकोसिस्टम स्थलीय पारितंत्र है, एकदम सही है, ठीक है। अर्ध सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र की बात की जा रही, लेकिन जब हम मैरीन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएगा, ठीक है, जलीय पारितंत्र में आएगा। सागर में जल है तो ये जलीय पारितंत्र है, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। इतनी चीज क्लियर ना क्लास? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। इट इज अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। फिर इट डिप्लीट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है। यूट्रोफिकेशन की बात की गई है, किसकी बात की गई है? यूट्रोफिकेशन की। परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न बना भी है और यूट्रोफिकेशन को समझाने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक कहानी के माध्यम से इसको समझा देती हूँ बहुत आसानी से। लेकिन कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए इसको समझने के पहले, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पानी है, अगर उस पानी में जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, तो ये जीव जंतु ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करेंगे? तो
H2O, ठीक है, पता है ना पानी का H2O बोलते हैं। तो जो भी जीव जंतु उस पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, ना कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के फॉर्म में। जो ऑक्सीजन होगा वो पानी में डिसॉल्व होगा और उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये जीव जंतु जो फ्लोरा फौना है पानी में वो उसको कंज्यूम करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। अगर पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वहां पर एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर नो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मींस नो लाइफ इन वाटर, मतलब एक डेड जोन क्रिएट हो जाना। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको पता है हमारे वातावरण में कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, विघटन का काम करते हैं, ठीक है। और विघटन के लिए ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और जो भी वेस्ट है या कुछ भी है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी पानी में है तो वो अगर किसी डेड बॉडी को या किसी भी चीज को, कोई अब मछली है तो मरेगी ही है ना पानी में, तो वो भी पानी में मरेगी तो सड़ेगी, गलेगी। तो कौन इसको गलाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैं मान के चल रही हूं ये एक फर्टिलाइजर यूज किया गया जमीन है। मतलब यहां पर एनपीके का यूज किया गया है। एनपीके का यूज हम कहां करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में यूज करते हैं। तो एक फार्मर है, उसने अपने फार्म में, अपने एग्रीकल्चरल लैंड में खूब फर्टिलाइजर डाला है, एनपीके डाला है। अब किसी दिन बहुत तेजी से बारिश हुई और ये एनपीके बहकर इस पानी में, इस रिवर में आके मिल गया, ठीक है, मिल गया पानी में आके। तो ये जो एनपीके है ना, फर्टिलाइजर जो है ना, इस पानी में जो एल्गीज है ना उनके लिए खाने का काम करेंगे। तो अब पानी के एल्गी को बहुत खुशी मिल गई कि वाओ, मुझे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, मुझे तो एनपीके मिल गया है। अब इनका पेट जब भरपूर भरेगा तो ये बढ़ेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे। इसी को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। आपने देखा होगा कई जगह पानी ऐसे रहता, तालाब है तो उसमें एक ग्रीन कलर की काई की तरह जम गया रहता है पूरे सरफेस पे, ये एल्गल ब्लूम की वजह से, ठीक है। तो अब इनकी ग्रोथ पानी में बहुत तेजी से हो जाएगी और ग्रीन 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 पूरे सरफेस को ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब ये जब पानी को पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे तो एक चादर की तरह बन जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से सूर्य की किरणें जो हैं वो पानी के अंदर नहीं जा पाएंगी, पानी के अंदर नहीं जा पाएंगी। अब पानी के अंदर छोटे छोटे पेड़ थे जिनको कि प्रकाश की आवश्यकता थी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपने भोजन को बना रहे थे। अब इनको सनरेज ही नहीं मिल पा रही है तो ये क्या करेंगे, इनका भोजन नहीं बन पाएगा। और जब पेड़ नहीं सांस ले पाएंगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी पानी में नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो इन एनपीके के एक्सेसिव यूज के कारण एल्गी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी और उन्होंने पूरे सरफेस को कवर कर लिया। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से पूरा संपर्क चला गया, सनलाइट अब नहीं अंदर जा पा रही है। अंदर जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ जो अंदर थे अपना भोजन बना रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे पानी के अंदर, वो भी अब रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी का वो आपका कम होने लगेगा। साथ ही साथ ये जो एल्गीज हैं वो जब मरेंगी या फिर कोई मछली मरेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजिशन भी करेंगे और वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और डिप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। अब देखिए क्लास, कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो लेक्चर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं मानती हूँ। बहुत से स्टूडेंट को इसका आंसर आता होगा, वो चाह रहे होंगे कि मैम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ाएं, तो आप क्या करिए, आप तुरंत लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स ये सब कवर कर लीजिए, इसीलिए हम उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर इट इज अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो रहा है ना। आपने देखा जल निकाय में पोषक तत्व
का संवर्धन हो रहा है। इट डिप्लीट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, मैंने आपको बता दिया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो दोनों आपका बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब गलत नहीं होगा ना। यहीं पे जब यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं तो बीओडी की भी बात आती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो ये याद रखिएगा, जितना भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा ना, उतना ही कम उस पानी में ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उतना ही कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, मतलब वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगा। परीक्षा में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा होगा, उतना ही कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उस पानी में प्रेजेंट होगा, मतलब उतना ही पॉल्यूटेड पानी है वो। ठीक है, याद रखिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू देखते हैं। नॉट ट्रू की बात कही गई है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रही हूं। बोला गया है स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। तो जरा हम इसको ऐसे बना लेते हैं, यहां पर हमारा क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई, इक्वेटर आप सभी को पता है 0 डिग्री कर दो, और यहां पर हमारे पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए, तो पहला बोला गया है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो जाति विविधता है, जैव विविधता उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, तो यहां से इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी आपकी बढ़ेगी कि घटेगी? बताइए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटेगी। पोल पे बर्फ है, टुंड्रा रीजन है, पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है जमीन। गिन के आपको पोलर बियर और कुछ एनिमल्स दिखते हैं, पेड़ पौधे भी ज्यादातर नहीं दिखते हैं। ठीक है, अगर कोई पेड़ पौधे होते हैं तो आपको कुछ दिखेंगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे, ढकी ही रहती है ज्यादातर लैंड, इसलिए टुंड्रा कहते हैं ना उधर का रीजन को हम। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो कम है ना। और इक्वेटर पे अगर हम देखेंगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, जहां पे इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं कि सन की रेस, जो किरणें हैं, वो धरती को छू भी नहीं पाती हैं, इतनी जैव विविधता होती है वहां पर। तो जो जैव विविधता है वो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वो घटती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। दूसरा, ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट एरिया। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, उष्ण कटिबंधी शीतोष्ण कटिबंधी की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है। ठीक है, जो ट्रॉपिक है वो मोर स्पीशीज को आश्रय देता है एज कंपेरिजन टू द टेम्परेट। अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। और आखिरी आपको दिया गया है स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स द पोल। अब क्लास आपको पता है ये क्या है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। क्या है ये? ट्रॉपिकल रीजन। इसके बाद टेम्परेट रीजन ना, और फिर उसके आगे जब आप जाते हैं तो इधर आपका पोलर रीजन वाला आ जाता है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स द पोल। बताइए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है ना। जो डाइवर्सिटी है वो आपकी डिक्रीज कर रही है टेम्परेट रीजन से पोल की तरफ जाने में, तो ये सही है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमको दिखती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इधर है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो बहुत जैव विविधता होगी, एकदम सही है। ठीक है, फिर ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट एरिया। आप बताइए, अभी हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन से ज्यादा डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इधर इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन वाले एरिया में होगी, उससे कम डाइवर्सिटी टेम्परेट रीजन में होगी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। जो गलत पूछा गया था तो पहला ही आपका गलत था, तो आप सीधे आंसर भी टिक लगा सकते थे, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना था इसीलिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए। समझ में आ गया ना क्लास? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है ना कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर देखी जाती है, बताइए। एवरग्रीन फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, ऐसे पूछा जाता है ना। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है, ये चीज
याद रखिएगा। और अगर कभी परीक्षा में पूछे सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे स्टेबल स्थायी पारितंत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ओशियन। ठीक है, ओशियन। अब देखिए जहां पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा होगा वहां पर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ओशियन में अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस उतना नहीं है, इसी वजह से ओशियन को स्टेबल इकोसिस्टम कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और अगर कभी इकोटोन की बात कर ले, इकोटोन, तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी तो इकोटोन वाले रीजन में होती है। इकोटोन वाले रीजन में, इकोटोन क्या है? दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच वाला जो एरिया होता है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर जलीय पारितंत्र है, पानी है, ठीक है, नदियां हैं या ओशियन ही मान ले हम, और इधर मैं आपसे कहूं इधर आपका फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो इधर एक एरिया होगा ना मार्शी लैंड, दलदली एरिया, तो ये इकोटोन है, एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इन दोनों के मध्य जो एक ट्रांजिशन जोन है, जो संक्रमण एरिया है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन में आपकी डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि दोनों जगह के जीव जंतु यहां रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं ये वाला। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बताइए। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आसान है ना, जब हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, एकदम सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, जो कि 1972 में हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस दूसरी है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो कि पीओपी से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो ये भी बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल तो मैं आप लोगों को बताते बताते थक गई, किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल में हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा गलत है? डी आपका गलत है। ये तो मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया है, तो इसको आप इरेज कर दीजिए। ये यहाँ पे आंसर क्या है आपका सही? डी। ठीक है, ठीक है क्लास ना, ये चीज याद रखिएगा। अब आपका कर्तव्य एक चीज है याद करना, जो मैं आपको बता दूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये 2001 में आया है और 2004 में ये फोर्स में आया है। ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो 1987 में प्रोटोकॉल आया था, 1989 में इसको इन्फोर्स किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो 1997 में ये आया था और 2005 से ये इन्फोर्स में है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 2000 में ये आया था और 2003 से ये इन्फोर्स में है। हो सकता है परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे आपको, तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मैंने आपको बताया था एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। ये आपका 2016 में आया था और इसको इन्फोर्स कब से किया गया है? 2019 से। ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या जोड़ा गया है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को भी जोड़ दिया गया था। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, या तो मैच करने को दे देगा या तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देगा, तो तैयार रहिएगा। अगला हम देखते हैं, हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए एजेंडा 21 के द्वारा। तो ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है, एजेंडा 21 जो है वो आपका रियो समिट में आया था, रियो समिट में, ठीक है, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं। कब हुआ था? ईयर इंपॉर्टेंट है, 1992 में। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेंटलिन कमीशन की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रेंटलिन रिपोर्ट दी थी जिसमें कि हमने सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। ये 1987 में, याद रहेगा। अब बचा यूनेस्को और क्लब ऑफ रोम। तो लिमिट टू ग्रोथ की जब हम बात करेंगे तो ये आपका क्लब ऑफ रोम द्वारा दिया गया था
1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का समय चल रहा था, वही टाइमलाइन थी। तो ए आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगर हम मैन एंड बायोस्फीयर की बात करते हैं तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके तहत, यूनेस्को के तहत, ये चीज याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा 1972 की रिपोर्ट क्लब ऑफ रोम द्वारा दिया गया था, ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट को। अगला प्रश्न, द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर ऑफ INA वॉज हेल्ड इन, कहां पर, जो INA पे मुकदमा कहां पर चलाया गया था, यह पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है INA का मुकदमा चलाया कब गया था, क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी भी आपको दिया जा सकता है। तो आप क्या याद रखेंगे, 1945 में। इसी में आप CR फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। 1944 का समय, ये हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को दे दे। तो यहां पर हम INA की बात कर रहे हैं, तो ये 1945 में। और कहां पर ये मुकदमा हुआ था, तो ए रेड फोर्ट दिल्ली में, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो आपका ए है, जो कि हमने डिस्कस किया। कहां पर INA ट्रायल हुआ था, 1945 में, ये मुकदमा दिल्ली में चला था। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा के लिए और आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि ये मुकदमा किस पे चलाया गया था, तो शाहनवाज खान पे, ठीक है, याद रखिएगा, कर्नल प्रेम सहगल पे, और किनका नाम याद रखना है, गुरु दयाल सिंह ढिल्लों का नाम, ठीक है। तो इन तीनों का नाम, शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है परीक्षा में अगली बार यहां से प्रश्न बन जाए। देखिए, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, 1945 में चलाया गया था। और ये याद रखिएगा, कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। तो आजाद हिंद फौज समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, कांग्रेस द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गई थी, ये याद रखिएगा, भोला देसाई द्वारा, भोला भाई देसाई द्वारा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे यहां से प्रश्न, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने को बोला जा सकता है। तो याद रखिएगा 1945 में हुआ था। शाहनवाज खान का नाम याद रखना है, प्रेम सहगल का नाम याद रखना है, और आपको गुरुदयाल सिंह ढिल्लों का नाम भी याद रखना है, ठीक है। और जो फौज बचाव समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो भूलाबाई देसाई जी का नाम भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप अगला प्रश्न आपका क्या है, During his annexation of Afghanistan, who invited बाबर to invade India? ये रिसेंट का प्रश्न है इसलिए मैंने रख लिया। तो बताइए बाबर को किसने इनवाइट किया था, उस्ताद अली ने, मुस्तफा ने, दौलत खान ने, या फिर हसन खान ने? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, दौलत खान द्वारा बाबर को इनवाइट किया गया था। और आपको पता है पहला जो पानीपत का युद्ध था 1526 में, वो किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर जीतता है और उसके बाद बाबर यहां पर सेटल भी हो जाता है। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत? तो कौन सा ईयर था वो, 1526 था। ये आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहां पर, एक मिनट क्लास, ठीक है, यहां पर आपका सी सही उत्तर था और 1526 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो कौन सा उत्तर प्रदेश में आपका कोयला आधारित बिजली संयंत्र है? तो देखिए डाली पाली की बात की गई है, दादरी की बात की गई है, सिंगरौली की बात की गई है और विंध्याचल की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर जब हम विंध्याचल की बात करेंगे, विंध्याचल पावर प्लांट की बात करेंगे, तो ये यूपी में नहीं है, ये यूपी में नहीं है, ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो आपका फोर्थ नहीं होगा। फोर्थ देखिए यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है, नहीं होगा, ठीक है। सिंगरौली की बात करेंगे तो सिंगरौली नाम का जो पावर प्लांट है, और अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये एमपी और यूपी के बॉर्डर में है, और सिंगरौली पावर प्लांट जो है वो यूपी में स्थित है। तो 3 आपका होगा, 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दादरी दिया गया है और डाली पाली की बात की गई है, तो यहाँ पे जो दादरी है वो उत्तर प्रदेश में है। तो 2 और 3 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कोल पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दादरी और सिंगरौली जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। डालीपाली की बात हम करेंगे तो ये कहां पर है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। हो सकता है किसी और प्रश्न में मैच करने में आपको डालीपाली का नाम मिल जाए, तो अगर आपके दिमाग में होगा कि जो डालीपाली था वो उड़ीसा में था, ठीक है, उड़ीसा में, ओ डाली करके आप याद कर सकते हैं, ओ डाली, ठीक है, ओ डाली करके आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ओ मतलब उड़ीसा, याद रहेगा ना, ओ डाली उड़ीसा में, ठीक है। और फिर मैंने विंध्याचल आपको बता दिया है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर हम एनटीपीसी द्वारा आधारित बिजली संयंत्रों को देखेंगे तो सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी, ऊंचाहार है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, मोरीबंद डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। तो बताइए मोरीबंद डेल्टा जो है वो किसका सब डिवीजन है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, महानदी डेल्टा का, बंगाल डेल्टा का, या फिर कावेरी डेल्टा का। तो मोरीबंद जो है वो बंगाल डेल्टा का सब डिवीजन है, यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, डिफरेंट नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और कंट्री। तो किस कंट्री में साइक्लोन को हम किस नाम से जानते हैं, तो विली विली नाम से हम कहा जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं। तो मैच करें, ए का सेकंड हो गया, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना क्लास, ठीक है। फिर इसके बाद टैफो बचा है, बगोइयो बचा है और हरिकेन बचा है। हरिकेन हम यूएसए में जानते हैं, तो डी का फोर्थ दो जगह दिया है। ए की बात करेंगे, ए का सेकंड यहां दिया है, तो हमारा उत्तर डी सही होगा, ठीक है, 2 और 4 वहीं पे दिया है। लेकिन हम और देखते हैं, टैफो की बात करेंगे तो हम जापान में कहते हैं, बगुइयो की बात करेंगे तो इसे हम फिलीपींस में कहते हैं। आपका सही उत्तर डी है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये सब। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे पवनों का नाम दिया गया है और आपको बताना है कंट्री का नाम। तो देखिए सेंटा आना, हबूब, यामो, मिस्रल। तो सेंटा आना जो है वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल सही है, हबूब सूडान में सही है, ठीक है, यामो जापान में सही है, लेकिन जो मिस्रल है वो कहां पर है, वो फ्रांस में है, याद रखिएगा कहां पर है, फ्रांस में है। ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तो इनको छोड़ के मत जाइएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारे संविधान से रिलेटेड है, असर्शन रीजन बेस्ड। आर्टिकल 30 की जब हम बात करते हैं, इसमें हमने कहीं पर भी माइनॉरिटीज टर्म को डिफाइन नहीं किया है। तो अनुच्छेद 30 में हमने माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया है, ये बोला गया है। हाँ, आर्टिकल 30 में हमने माइनॉरिटी की बात की है लेकिन इसे डिफाइन नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 17 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं लेकिन इसे डिफाइन कहीं पे ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्राइब्स को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपर, ये चीज क्लियर है। जैसे हम बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं केशवानंद भारती केस में, हाँ, तो हमने कुछ चीजों को मान लिया, जैसे हमारा संघीय ढांचा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन कहीं पर भी प्रॉपरली उसको वो नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ओनली लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो दोनों ही आपका सही है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो सही उत्तर बी हो गया। ये जरूर याद रखिएगा क्लास, जब हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कही है, खाली धार्मिक और भाषाई आधार पे कहा गया है। चलिए यहां पर उत्तर देख लें, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, with reference to the panchayat which of the following statement are correct, 50% seat shall be reserved for the women of SC/ST. Gram Sabha is a body consisting of all person living in the village. There will be panchayat at intermediate level. तो बताइए इसमें से आपका कौन सा सही है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, विमेंस के रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 1/3 सीट की हम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 33% की हम बात करते हैं विमेंस के सीट के रिजर्वेशन की, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि ग्राम सभा में आपके सारे मेंबर्स होते हैं, नहीं, ग्राम सभा में आपके सारे मेंबर्स नहीं होते हैं ना, जिनका के नाम वोटिंग लिस्ट में होता है वही आपके ग्राम सभा में होते हैं, ठीक है, ये सब नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, इंटरमीडिएट लेवल पे हम पंचायत की बात करते हैं, ये सही है। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ओनली 3 इज करेक्ट, डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर जो कमिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो जरूर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी है कमिटीज का, एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले बी.आर. मेहता कमेटी, कब? 1957, जिनको आता है वो मेरे साथ बोलते रहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो अशोक मेहता कमेटी, कब? 1977, ठीक है ना। फिर उसके बाद जी.वी.के. राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर टंगन कमेटी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका 1985 का समय है, ये 1986 का है और ये 1987। तो हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे तो ये अरेंजमेंट होगी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी। याद रखिएगा, ये भी चीज परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, ये भी याद रहेगा आपको। चलिए, तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और बेसिक चीजें तो आपको पता ही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जोड़ा गया। अगर आर्टिकल पूछेगा तो 243 से 243O तक हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, याद रखेगा, ओ तक, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हम किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगर शेड्यूल की बात करेंगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो 11 शेड्यूल है। म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो 12वां शेड्यूल है, ठीक है, और अमेंडमेंट 74th है, याद रखिएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात हमने किस पार्ट में की है? पार्ट 9 में की है, ठीक है, जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। ये जो बता रही हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा क्लास। पार्ट 9 की बात करेंगे तो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, ठीक है। पार्ट 9B की बात करेंगे तो वो किस चीज से रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, इसको 74 से जोड़ा गया। और सॉरी, ये ए हो गया ना, इसको ए करिए, इसको ये, ठीक है, ये ए है। और पार्ट 9B की बात जब हम करेंगे तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, जिसको कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, जिसको कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। कुछ बोलने में मैंने गलती की है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 73rd से पंचायत 9, ठीक है, 74 से 9th A, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी 9th B, कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अगर डीपीएसपी में देखेंगे तो ये आपका आर्टिकल 40 में हम विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो वो 43B में है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर शेड्यूल की बात करेंगे तो 11th शेड्यूल है। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं ना। और यहां पर आप बात करेंगे 9th A की म्युनिसिपैलिटी तो 12वां शेड्यूल है। याद रखिएगा जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूं। इतनी चीजें हो गई क्लास। यहां पर आपका डी सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर देखिए, पार्ट 9th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर हम किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ठीक है। 9th में अगर हम देखेंगे तो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की है, PRI की बात की है, जो कि किस तरीके का है? रूरल एरियाज में है, ठीक है। अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो वो 9th A हो गया, म्युनिसिपैलिटी वाला। तो यहां पर जो प्रश्न बना है उसका सही उत्तर क्या होगा? हम बात कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
कि किसमें, पार्ट 9th ए में, तो ये खाली अर्बन से डील करेगा, रूरल से नहीं। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। तो बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, चलिए इतनी चीज हो गई। अगला देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताया है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करते होंगे उनको पता होगा। 6th शेड्यूल में हम क्या बात करते हैं, नो मनी इन एटीएम, मतलब मणिपुर नहीं है। ठीक है, नो मनी इन एटीएम, ठीक है, तो मणिपुर नहीं है। टी से त्रिपुरा है, बताओ एटीएम में कहीं सिक्किम है, नहीं, नागालैंड है, नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा भी है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न, द इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा जीडीपी एंड इन्वायरमेंटल लॉसेस। इसका शेप क्या है कुजनेट कर्व्स का, तो बताइए, इन्वर्टेड यू या इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड यू ऐसे हो जाएगा, इन्वर्टेड यू या इन्वर्टेड वी या इन्वर्टेड एल, क्या शेप है। तो कुजनेट कर्व्स अगर आप इकोनॉमी में देखेंगे तो वहां पर भी इन्वर्टेड यू है और इन्वायरमेंट में भी इन्वर्टेड यू ही है, ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास में जो आपसे डिस्कस करने वाली हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व्स को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा, इन्वर्टेड यू के फॉर्म में। यहां पर एक तरफ आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखेगी, दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दिखेगा, पॉल्यूशन दिखेगा। मतलब एक तरफ पॉल्यूशन की बात की गई है और एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता जाएगा लेकिन पॉल्यूशन आपका घटने भी लगेगा। यही है कुजनेट कर्व्स। यू है मतलब क्या, एक समय तो डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन एक समय बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा के बाद क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो घटेगा भी डेवलपमेंट के साथ। यही कुजनेट कर्व है। ठीक है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में। अब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में कुछ कर्व आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, जब हम कुजनेट कर्व्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो यहां पर एक तरफ आपके इनकम की बात हम करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी की, और दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम की। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, कुजनेट कर्व्स। तो एक तरफ इनकम इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ हम पर कैपिटा इनकम की। तो यहां पर भी आपको क्या मिलता है, यहां पर भी आपको इस तरीके से यू शेप में मिलता है, इन्वर्टेड यू शेप में। याद रखिएगा, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ेगा लेकिन इनकम इनइक्वालिटी जो है वो आपकी घटेगी। बस याद रखिएगा, इन्वर्टेड यू है यहां पर। इसी तरीके से आपके परीक्षा में एक बार पूछा गया था लॉरेंस कर्व के बारे में। तो पूछा गया था कि पॉपुलेशन और इनकम के बीच में, क्यूमुलेटिव इनकम के बीच में जब हम एक कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व को हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। याद रखिएगा, लॉरेंस कर्व क्या है, इट इज ड्रॉन ऑन बिटवीन क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, ठीक है, और इनकम। ठीक है, तो एक तरफ पॉपुलेशन है क्यूमुलेटिव और एक तरफ इनकम है लॉरेंस कर्व में। दूसरा हम देखते हैं यहां पर आपका गिनी कोफिशिएंट, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। गिनी कोफिशिएंट में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनकम अर्न्ड है और यहां पे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ प्यूपिल्स की बात की गई है। गिनी कोफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 to 1 आपकी लाई करती है। परीक्षा में पूछा गया है, ये ध्यान से सुनिएगा। जब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है तो वो क्या इंडिकेट करता है, परफेक्ट इक्वालिटी को। क्या इंडिकेट करता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है सोसाइटी में, परफेक्ट इनकम इक्वालिटी है। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को शो करता है। ये याद रखिएगा। और यही देखिए, यही जो कर्व है इसको हम लॉरेंस कर्व कह रहे हैं। ये चीज क्लियर है ना। तो जब भी गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी 1 होगी तो वो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, और जब
जीरो होगी तो परफेक्ट इनकम इक्वालिटी है। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखते हैं हम, लेफर कर्व देखते हैं। तो ये टैक्स और टैक्स रेट के बीच में ड्रॉ किया जाता है। हंसी लाफ कब करते हो, लेफर कब करते हो, लाफ कब करते हो, जब टैक्स भरना होता है तो बड़ी हंसी आती है, अरे यार इतना टैक्स कट जाएगा, तो लेफर टैक्स याद रहेगा। फिलिप्स कर्व भी पूछा गया है। फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ड्रॉ किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, वो फिलिप्स कर्व में शो होता है। और ये क्या बोलता है कि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ये चीज समझिएगा, ठीक है। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप शो होता है फिलिप्स कर्व में। जो कर्व्स बता रही हूं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात की गई है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डायरेक्ट प्रश्न है। मॉरिस द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, महबूब हक द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मॉरिस द्वारा दिया गया है, ये आपका सही उत्तर है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो महबूब हक की बात हम करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा PQLI की जब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट क्लास, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रही हूं। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं PQLI की, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, अर्थशास्त्री मॉरिस द्वारा, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, जीवन प्रत्याशा पे, शिशु मृत्यु दर पे तथा साक्षरता पे, लिटरेसी पे, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी पे PQLI बेस्ड है। किसके द्वारा दी गई है, मॉरिस द्वारा। अब यहीं पर आपसे SDI इंडेक्स की बात करते हैं। तो SDI इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, महबूब हक द्वारा, ये याद रखिएगा। इसमें जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, स्कूलिंग कितने साल की है, और हम बात करते हैं किसके, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, GNI की बात करते हैं। ये याद रखिएगा, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, फिर उसके बाद स्कूलिंग के ईयर्स की बात हम करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, द प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कैपिटल सिटी दिया गया है यहां पर। तो देखते हैं, न्यू साउथ वेल की बात की गई है, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। तो न्यू साउथ वेल की बात करेंगे तो ये भी साउथ एस है, और यहां पर सिडनी भी देखें हम एस से है, ठीक है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया है, ठीक है, वेरी गुड। क्वींसलैंड की हम बात करेंगे तो ये आपकी है ब्रिस्बेन, ये आपकी क्वीन जो है वो बेन है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट भी यहां दिया गया है, यहां दिया गया है, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो पर्थ हो जाएगा, डी का थर्ड आपका यहां दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। विक्टोरिया की बात करेंगे तो मेलबोर्न, ठीक है, तो सी सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया का, ये कैपिटल सिटी और वो पूछा गया है, तो देख लेते हैं, सी सही उत्तर है आपका। अब देखिए क्लास, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का मैम परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्ट पूछा गया था, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हर साल पूछा जाता था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, तो इंसान बता देता था, स्टूडेंट्स बता देते थे कि ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन एक साल पूछ लिया गया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। तो देख लीजिए आप, ये किधर है, कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अब हो सकता है कभी आपसे पूछ ले नॉर्थ टू साउथ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट को अरेंज करने के लिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेट सैंडी है, ग्रेट के बाद गिब्सन है, गिब्सन के बाद ग्रेट विक्टोरिया है, ठीक है, और फिर इधर सिम्पसन है।
तो आप कैसे याद करेंगे? जो ग्रेट ग्रेट हैं, ग्रेट सैंडी ऊपर है, ग्रेट विक्टोरिया नीचे है, बीच में गिब्सन है और साइड में सिम्पसन है। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि पूछा जाता है आपके परीक्षा में। नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दीजिए इस तरीके से। तो याद रखिएगा, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन डेजर्ट कहां पर है? सब ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ठीक है, फिर विक्टोरिया और इधर सिम्पसन। याद रहेगा अब आपको। किम्बरले प्लेटो पूछा जाता है। किम्बरले प्लेटो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। किस रीजन में है? नॉर्थ रीजन में है। ध्यान दीजिएगा यहां पर आप याद रखिएगा, बास स्ट्रेट परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बास स्ट्रेट जो है वो तस्मानिया को अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बास स्ट्रेट भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और यहां पे डार्लिंग देखिएगा, यहाँ पे म्यूरे और डार्लिंग रिवर जो है, ये देखिए म्यूरे और डार्लिंग रिवर फ्लो कर रही है। परीक्षा में पूछा गया है। एक बार आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो लेक हैं उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अभी स्लाइड में नहीं है मेरे पास। आप याद रखिएगा, यहां पर लेक आयरी है। लेक आयरी साउथ की तरफ हमको दिख रहा है। ठीक है, और इधर लेक आयरी नॉर्थ में है। ठीक है, तो इधर के रीजन में है। अगर हम देखेंगे लेक ग्रेडनर याद रहेगा। ठीक है, लेक वुड याद रखिएगा, वुड जो है वो ऊपर है, आयरी जो है वो नीचे है। देखिए ज्यादातर जो आंख होती है वो ऊपर होती है, ठीक है, बॉडी में, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो लेक आयरी जो है वो साउथ में है। ठीक है, और जो वुड है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, टच वुड, ये याद रखिएगा। और यहीं पर आपका ग्रेडनर भी है, जहां पर आंख है वहीं पर तो गार्डन रहेगा ना, ग्रेडनर से। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं, ग्रेडनर जहां पर गार्डन होगा वहीं पे आपको अच्छा लगेगा, वाव कितना सुंदर है। तो यहां पर लेक ग्रेडनर और आयरी याद रखिएगा, और इधर लेक वुड हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहां पर एक और प्रश्न सॉल्व करने के बाद हम आज की क्लास को क्या करेंगे? एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ क्लासेस में आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी ये देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन दिया है, स्पार्टम दिया है, नियोप्रीन दिया है और रेयॉन दिया है। तो आपको इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ध्यान से सुमेलित करिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टम सिंथेटिक स्वीटनर है, सही है। ठीक है, नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर है, सही है। रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये फाइबर है। तो यहां पर कौन सा सही मैच नहीं है? डी। देखिए ऑक्सीटोसिन की अगर बात मैं क्लास आपसे करूं तो ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं। जब मदर अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसको मिल्क सिक्रीट होता है। गाय जो होती है ना, ज्यादा मिल्क दे, इसलिए उनको ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट करा दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर हम देखेंगे, जो लड़कियां हैं उनको, छोटी छोटी लड़कियां, उनको मैच्योर दिखाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में ये नेचुरली आपका प्रोड्यूस हो रहा है मदर में, तो उसको हम सही उसमें देखते हैं। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल मैनर में इंजेक्ट किया जा रहा है तो ये हार्मफुल भी होता है। तो ये याद रखिएगा। एस्पार्टम अगर आप देखेंगे, शुगर फ्री की डिब्बे जो आते हैं उसमें पीछे एस्पार्टम आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर होता है, ये चीज सही है। ठीक है क्लास, तो डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? तो हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है? नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट है? नहीं। सोडियम क्लोरेट जो है वो हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी, और अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट को पे ज्यादा फोकस करना है ये भी बताइए, और क्या क्या चीजें हम अपने टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैक्सिमम रिवीजन पे हमको फोकस करना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आपके आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। ठीक है,
अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप वीडियो को फास्ट करके जल्दी जल्दी सुन लीजिए, लेकिन क्लास को एक बार जरूर पूरा देखिए। और अगर आपको कुछ याद करना है, कुछ नहीं पता है, तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन को भी सुन सकते हैं। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो। आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पेपर खूब अच्छा हो 22 दिसंबर वाला। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग का स्वास्थ्य सही रहे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। और लास्ट में जाते जाते कहूंगी, अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। आप जरूर सफल होंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। धन्यवाद क्लास। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ। बने रहिए, आपका दिन मंगलमय हो।